Good evening, students. My name is Gunjan Sharma. I am MBBS student at AIMS Nagpur. So today we will start with chapter number 4 of class 12th biology, that is reproductive health. तो हम इसके NCERT एग्जाम्पलर सॉल्व करेंगे. First we will start with MCQs. Then we will do very short answer type questions. Very short answer type questions are 3 or 2-liner questions. ठीक है, इतने आंसर ही होते हैं इसके 2 or 3-liner. Then we will do short answer type questions, which is again a paragraph based question answer format, and long answer type questions जिसमें हमें हर चीज explain करनी होती है, and it may take about 1 page and 1.5 page. Along with diagrams, it may take 2 pages. So this is the basic outlet of how we're going to do this NCERT exemplar. Okay, for your understanding, I might tell you a bit longer format for very short answer type questions or short answer type questions. लेकिन I will also tell you कि आपको लिख के कितना आना है, so that you won't waste your much time in your exams. Okay, in your board exams. So, and also your NEET for the MCQs. So let's start without wasting any much time. Multiple choice questions का first question देखिए. The method of directly injecting a sperm into ovum in assisted reproductive technology is called. इसमें पूछा है कि अगर एक sperm को हम directly ovum में inject करें तो उस method का नाम क्या होता है, और options आपको दिए हैं. क्या क्या options दिए हैं? Let's take a look. ऑप्शंस आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया है GIFT. ओके, सेकेंड ऑप्शन है ZIFT. थर्ड ऑप्शन है आपका ICSI, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका क्या है? ऑप्शन ET. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज GIFT. ओके, GIFT एंड आंसर सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, देन वी विल कम अप टू द आंसर. तो क्वेश्चन में बोला है कि अगर एक स्पर्म, मतलब जो एक स्पर्म जो है, ठीक है, जो मेल गैमीट होता है, उसको अगर हम आर्टिफिशियली एक ओवम में डायरेक्टली इंजेक्ट कर दे, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि एक निडल है, इस निडल की हेल्प से एक स्पर्म लिया, तो दिस इज द स्पर्म, यू कैन सी फिलामेंटस, और ये आपका पूरा ओवम है. ठीक है, तो ये जो स्पर्म है ये आर्टिफिशियली हम एक ओवम में इंजेक्ट करके एक जाइगोट, एक एम्ब्रियो को अगर हम डेवलप करें आर्टिफिशियली इन विट्रो, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टेक्निक का नाम क्या है? ठीक है, तो ऑप्शंस पे अब वापस आते हैं. ऑप्शंस में सबसे पहला ऑप्शन है आपका GIFT. GIFT का फुल फॉर्म है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर. क्या फुल फॉर्म है इसका? गैमीट इंट्राफैलोपियन फैलोपियन ट्यूब तो आपको पता ही होगा फीमेल के अंदर होता है. ठीक है, तो G से गैमीट है, I से इंट्रा है, F से फैलोपियन है, फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर. तो यहाँ पे लास्ट T इज द ट्रांसफर. ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो गैमीट है, मतलब जो आपका स्पर्म है, उसको हम कहाँ पे ट्रांसफर करने वाले हैं? फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करने वाले हैं. ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में होता कि इफ स्पर्म डायरेक्टली ट्रांसफर इनटू फैलोपियन ट्यूब, तो आंसर होता आपका GIFT. लेकिन इस केस में GIFT आंसर नहीं है. देन ZIFT भी GIFT की तरह ही है, बस गैमीट की जगह क्या है यहाँ पे? जाइगोट. मतलब अगर हमने जाइगोट को बना के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया तो उसको बोलेंगे जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ZIFT. वो भी क्वेश्चन में नहीं पूछा है, तो दिस माइट नॉट बी द आंसर. थर्ड ऑप्शन इज ICSI. ICSI का फुल फॉर्म होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. ओके, एंड ये क्वेश्चन के साथ जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन में भी यही बोला है कि स्पर्म को ओवम के अंदर इंजेक्ट किया गया है. ओके, एंड यहाँ पे भी जो है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का मतलब यही है कि साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट किया गया. इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, किसका साइटोप्लाज्म? ओवम का साइटोप्लाज्म, उसमें स्पर्म को इंजेक्ट किया गया है. दैट इज कॉल्ड ICSI, एंड इट इज अ स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो in the laboratory in which sperm is directly injected into the ovum. Okay, so that is called ICSI. ICSI should be the answer. लास्ट में जो आपको दिया है दैट इज ET. ओके,
ईटी भी ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ईटी का मतलब जो होता है उसमें oocyte को हम ओवरी से लेते हैं, इन विट्रो उसको फर्टिलाइज करते हैं और फिर उसको हम यूट्रस के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो इसमें काफी सारे स्टेप्स होते हैं ईटी के अंदर। ओके, तो लेट्स नॉट गो इनटू डीप फॉर दैट। ओके, तो ईटी इज नॉट द आंसर। ईटी क्यों आंसर नहीं है बेटा? क्योंकि ईटी के अंदर हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं और एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है ईटी का फुल फॉर्म। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करने के बाद हम यूट्रस में डालते हैं, दैट इज वन ऑफ द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART। एंड क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ नहीं दिया है, क्वेश्चन में सीधे सीधे पूछा है कि इस टेक्नोलॉजी का क्या नाम है जब एक स्पर्म को ओवम में इंजेक्ट किया जाता है। तो डायरेक्टली योर आंसर शुड बी व्हाट? ICSI। Now next question. Next question is increase IMR and decrease MMR in a population will. IMR क्या है, MMR क्या है? First we need to understand that. Then we may only come up to the कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि इंक्रीज IMR। IMR क्या होता है? IMR is basically infant mortality rate। ठीक है, infant mortality rate जो है वो होता है नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स। इसका मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसका मतलब ये है कि कितने इन्फेंट होते हैं जो 1 साल से कम के जितने भी बच्चे हैं उन सबको इन्फेंट बोलते हैं। तो नंबर ऑफ उन बच्चों का डेथ, जितने बच्चे मर रहे हैं जो 1 साल से कम है उनका नंबर, और अपॉन में हम लिखते हैं कि कितने 10,000 लाइव बर्ड्स, मतलब कितने जिंदा पैदा हो रहे हैं 1000। ठीक है, तो दैट इज 1000 हम ले रहे हैं लाइव बर्ड्स, मतलब कितने जिंदा पैदा हो रहे हैं, तो वो हम अपॉन में रखते हैं। तो ये IMR का फॉर्मूला बनता है। ये फॉर्मूला है, बट इसका मतलब यही है कि कितने बच्चे जो 1 ईयर से कम है उनकी डेथ हो रही है। इन 1000, जितने 1000 पैदा हो रहे हैं उन 1000 में से कितने मर रहे हैं बिफोर 1 ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ एज। ठीक है, दैट इज IMR। तो अगर IMR बढ़ गया मतलब मोर्टेलिटी बढ़ गई, मतलब बचता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ये भी सिमिलर है, इसके अंदर होता है नंबर ऑफ मैटरनल डेथ, मतलब मम्मी की डेथ जो बच्चे पैदा कर रही है। मैटरनल मतलब मॉम। ओके, मॉम की डेथ जो बच्चे पैदा कर रही है अपॉन में 100,000 लाइव बर्ड्स। 100,000, ठीक है, अराउंड इट इज कॉल्ड 1 लाख। ठीक है, 1 लाख जितने भी जिंदा बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें से कितनी माँ जो जन्म दे रही है उनकी डेथ हो रही है ड्यू टू प्रेगनेंसी। ठीक है, तो उसका मतलब होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब क्वेश्चन में बोला है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है आपका, वो तो आपका कम हो गया, मतलब माँ जो मर रही है, जो प्रेग्नेंट है, उनका नंबर कम हो गया, मतलब पॉपुलेशन बढ़ी, है ना, क्योंकि वो डेथ्स कम हुई है। एंड IMR में इंक्रीज हुआ मतलब डेथ्स बढ़ी, तो यहाँ पे पॉपुलेशन घटी। तो यहाँ से तो पॉपुलेशन बढ़ रही है MMR के कम होने से, और IMR के बढ़ने से पॉपुलेशन कम हो रही है। तो ये दोनों कॉम्पनसेट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड इक्वल टू 0। ठीक है, तो पॉपुलेशन में ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, पॉपुलेशन उतनी ही रहेगी क्योंकि MMR घट रहा है और IMR बढ़ रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन देखिए, कॉज रैपिड इंक्रीज इन ग्रोथ रेट? नो, ग्रोथ रेट नहीं बढ़ रहा है। रिजल्ट इन डिक्लाइन? कम भी नहीं हो रहा है। नॉट कॉज सिग्निफिकेंट चेंज? दैट इज द राइट आंसर, कि कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आने वाला है इसके चेंज होने से। IMR बढ़ रहा है, MMR घट रहा है। अगर क्वेश्चन में होता कि IMR भी बढ़ रहा है और MMR भी बढ़ रहा है तो डिक्लाइन हम लिखते, और क्वेश्चन में होता कि IMR भी कम हो रहा है और MMR भी कम हो रहा है तो हम इंक्रीज लिखते ग्रोथ रेट के अंदर। तो थर्ड आपका आंसर होगा इस केस के अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। Question number third is asking, intensely lactating mothers do not generally conceive due to the। इसमें लिखा है कि जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, ठीक है, जो लैक्टेट कर रही हैं, लैक्टेटिंग का मतलब है कि प्रेगनेंसी और होने के बाद जब बच्चा डिलीवर हो जाता है उसके बाद जो फेज आता है मदर का, जिसमें वो फीड करती है बच्चे को विद हर ओन मिल्क। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लैक्टेशन।
खुद के मिल्क से फीड करना बच्चे को आफ्टर प्रेगनेंसी, तो वो जो लैक्टेटिंग फेज होता है मदर का, उसमें मदर कंसीव का मतलब है प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है मदर को। इसका रीजन पूछा है यहाँ पे, क्या होगा इसका रीजन? तो ऑप्शंस आपको दिए हैं, सप्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स, ठीक है, पहले सारे ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है हाइपर सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन, थर्ड ऑप्शन है सप्रेशन ऑफ गैमेटिक ट्रांसपोर्ट, फोर्थ ऑप्शन है सप्रेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो देखिए आपको ये समझना होगा कि लैक्टेटिंग मदर मतलब ब्रेस्ट फीडिंग फेज जब चल रहा है बच्चों माँ का, तब हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में कुछ। जब ब्रेस्ट फीडिंग फेज चल रहा है तो कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर। वो हार्मोनल चेंजेस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि मदर प्रेग्नेंट दोबारा नहीं हो सकती है इन दैट फेज। उस फेज के बाद हो सकती है, पर उस फेज में नहीं हो सकती है, क्योंकि उस फेज में एक तो मेंसेस नहीं आते हैं, मदर के मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है कंटिन्यू, ठीक है, ओवम का प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि गोनाडोट्रोफिन जो ओवम प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे LH एंड FSH, वो सब सप्रेस हो जाते हैं, ठीक है, वो उस फेज में नहीं होते हैं, ठीक है। दैट्स वाई मदर नहीं करती है ओव्यूलेट, और इसलिए कंसीव नहीं कर सकती है। तो मेन आंसर आपका ये रहेगा कि जो भी आपके गोनाडोट्रोफिन्स हैं, ठीक है, वो सब जो है वो सिक्रीट ही नहीं हो रहे हैं, उसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है इसमें, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपको जो दिया है वो दिया है सप्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन, एंड दिस इज द राइट, दिस शुड बी द राइट आंसर। सेकंड दिया है हाइपर सिक्रीशन, विच इज रॉन्ग। हाइपर सिक्रीशन नहीं होता है, कम हो जाता है। सप्रेशन ऑफ गैमेटिक ट्रांसपोर्ट भी रॉन्ग है, गैमीट बने तब तो ट्रांसपोर्ट होगा। सप्रेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन भी गलत है, फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता है ना जब ओव्यूलेट ही नहीं कर रही है, इसलिए फर्स्ट आंसर इज सही। और यहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेनेशन में यही डाला है कि ब्रेस्ट फीडिंग से नॉर्मल ओवेरियन साइकिल डिले हो जाती है। देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग डिलेज नॉर्मल ओवेरियन साइकिल। जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो सब पॉइंट्स आप अच्छे से नोट डाउन करते जाओ। बाय डिसरप्टिंग द पैटर्न ऑफ पल्सेटाइल रिलीज ऑफ GnRH जो होता है हाइपोथैलेमस से, वो कम हो जाता है। द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ FSH ड्यूरिंग लैक्टेशन आर सफिशिएंट टू इंड्यूस फॉलिकल ग्रोथ, बट द इनएडुकेट पल्सेटाइल LH सिग्नल रिजल्ट्स इन रिड्यूस एस्ट्राडायोल प्रोडक्शन, और एस्ट्राडायोल प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इस वजह से it fails to ovulate, okay, prevents the generation of normal pre-ovulatory LH surge, fail to rupture or become atic or cystic only when lactation decline। तो बस यही दिया है कि GnRH दैट इज गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से ज्यादा सिक्रीट नहीं होता है, इसलिए गोनाडोट्रोफ ज्यादा सिक्रीट नहीं होते हैं, एंड इस वजह से द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम योर ओवरी वो नहीं हो पाता है, एंड इसलिए वहां पे प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज द मेन एक्सप्लेनेशन। द हाईलाइट पॉइंट्स you should note down, which I have done on right side of your screen. You can see. Now, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बोल रहा है कि स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स आर जनरली फूल प्रूफ मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के विद लीस्ट साइड इफेक्ट्स, येट दिस इज द लास्ट ऑप्शन फॉर द कपल बिकॉज। तो इसमें रीजन पूछा है कि जो आपकी स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स होती है, सबसे पहले व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन टेक्निक वो आपको समझना है। स्टेरिलाइजेशन टेक्निक आपने बहुत सारे इस चैप्टर को जब NCERT से पढ़ा होगा तो मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आपने पढ़े होंगे। बहुत सारे मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन थे, बैरियर मेथड, IUD, है ना, एंड मेडिकल मेथड भी थे कॉन्ट्रासेप्शन के। इतने सारे मेथड्स आपने बेटा पढ़े होंगे कॉन्ट्रासेप्शन, और लास्ट में जाके आपने एक परमानेंट मेथड पढ़ा था। परमानेंट मेथड जो था वो था स्टेरिलाइजेशन टेक्निक। मतलब अब जो पर्सन है वो अगर उस मेथड को लिया तो वो कभी भी दोबारा नहीं कर सकता है कंसीव, या फिर स्टेराइल हो जाएगा, वो फर्टाइल नहीं रहेगा, इसलिए उसको स्टेरिलाइजेशन टेक्निक आपने पढ़ी होंगी, ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी होती है आपकी फीमेल्स के अंदर एंड वेसेक्टोमी होती है आपकी मेल्स के अंदर। तो ये टेक्निक्स की बात की गई है यहाँ पे, और बोला है कि ये फूल प्रूफ मेथड्स हैं। फूल प्रूफ मेथड ऐसा है कि जैसे फूल का मतलब होता है बेवकूफ बनाना,
हैं जिनको जरूरत है, ठीक है, अपना आगे कंसीव नहीं करना है, उनको अर्जेंट नीड है और कोई और मेथड जाना होता है और उनके लिए करना होता है, क्योंकि ये लास्ट ऑप्शन होता है कपल्स का। और इसका रीजन आपसे पूछा है कि क्यों ये लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो क्या क्या है? इरिवर्सिबल नहीं, मिसकंसेप्शन है कि ये सेक्सुअल अर्ज को कम करता है, तो ये ओनली मिसकंसेप्शन है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है सेक्सुअल अर्ज से। एंड थर्ड, पर मिसकंसेप्शन है तो जनरल पब्लिक को पता नहीं है, इसलिए ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। आपको इस क्वेश्चन में डिसएडवांटेजेस देखनी है कि क्या है स्टरलाइजेशन मेथड। डायग्राम से समझाऊंगी कैसे करते हैं, तो यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे सर्जिकल प्रोसीजर है। एंड फोर्थ है कि लेक ऑफ सफिशिएंट फैसिलिटीज इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मतलब कि सफिशिएंट फैसिलिटीज नहीं है इसको करने के लिए, क्योंकि इसके लिए एक सर्जिकल स्किल चाहिए, है ना, और ये एक्सपेंसिव प्रोसेस भी होता है। और बड़े बड़े मतलब जो टर्शरी सेक्टर्स होते हैं, छोटे हॉस्पिटल्स में नहीं होता है ये, ठीक है, इसलिए बहुत सारे पार्ट ऑफ द कंट्री में होता ही नहीं है, तो ये भी एक इसकी डिसएडवांटेज है। तो मेरे को ये चारों ऑप्शन ही इसके डिसएडवांटेज लग रहे हैं, जिस वजह से ये लास्ट ऑप्शन होता है। तो मुझे तो फोर्थ आंसर ही कलेक्ट रखा है, जिसमें चारों ऑप्शन दिया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एंड दिस शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ कि कैसे ये किया जाता है। तो फर्स्ट डायग्राम दिया है आपको ट्यूबेक्टोमी का। तो ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं ना, ये जो फैलोपियन ट्यूब आपको दिख रही है, जो मदर में होती है फैलोपियन ट्यूब, ये फीमेल्स के अंदर जो होती है, इन फैलोपियन ट्यूब को यहाँ से लाइगेशन एंड लाइगेशन किया जाता है, मतलब जोड़ा जाता है एंड काटा जाता है। तो यहाँ से एक कट लगाया जाता है, यहाँ से एक कट लगाया जाता है और फिर इसको बांध दिया जाता है, जिससे जो ओवम का ट्रांसफर है वो इसके बीच में रुक जाए, ओवम ट्रांसफर नहीं होगा। तो दैट इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी, दैट इज फीमेल स्टरिलाइजेशन। मेल स्टरिलाइजेशन के अंदर वैसेक्टोमी होता है, जो वासा डिफरेंस होता है, जहां से स्पर्म का ट्रांसफर होता है थ्रू पीनस, उसको ही बीच में काट दिया जाता है और वहां पे बंद कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, जिससे स्पर्म का ट्रांसफर ना हो। दैट इज कॉल्ड मेल स्टरिलाइजेशन वैसेक्टोमी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे फैलोपियन ट्यूब को काट के बांधा गया है। तो पहले तो इसको ऐसे काटा है, फिर इसको बांधा है, जिससे कि कुछ फ्लो ना हो वहां से, एकदम रुक, ठीक है, जैसे लटके ना, लेकिन कोई ट्रांसफर नहीं हो सकता। दैट इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही है, मतलब आपने अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी तो आप आराम से बता दोगे क्वेश्चन देखते ही। क्वेश्चन में बोला है कि अ नेशनल लेवल अप्रोच टू बिल्ड अप और रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी वाज टेकन अप इन आवर कंट्री इन, मतलब एक नेशनल लेवल का अप्रोच एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए हमारी कंट्री के अंदर कौन से ईयर में लिया गया था। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा, 1950s में ये लिया गया था। क्या था ये एक नेशनल लेवल, मतलब पूरे देश के लेवल पे एक पॉलिसीज और फैमिली प्लानिंग जैसी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स चालू किए गए थे कि एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी बने। ठीक है, और 1950 में ये स्टेप लिया गया था। तो इंडिया फर्स्ट कंट्री थी वर्ल्ड में जिसने एक्शन प्लान किए और प्रोग्राम किए एक नेशनल लेवल पे कि टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो जाए, एक सोशल गोल। तो ये हमारी बहुत प्राउड की बात है कि इंडिया एक फर्स्ट कंट्री थी, और ये 1950s, इतना पहले, ठीक है, आज से 75 ईयर्स पहले ऑलमोस्ट, ठीक है, 74 ईयर्स पहले ऑलमोस्ट ये स्टेप लिए गए थे। दीज प्रोग्राम्स कॉल्ड फैमिली प्लानिंग, ठीक है, 1951 में ये लिए थे एंड वर periodically assessed over the past decades. That is your right answer. Now, sixth question, emergency contraceptives are effective if used within. Emergency contraception, आप one of the contraception है जो आपने पढ़ा होगा, है ना, और इतनी बार हम पढ़ते हैं कि 72 आवर्स 72 आवर्स सबको याद रहता है जब भी हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का पढ़ते हैं, लेकिन हम आगे का भूल जाते हैं कि 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस है, ओव्यूलेशन है, मेंस्ट्रुएशन है, इम्प्लांटेशन है, क्या है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन है वो 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस लेते हैं। ठीक है,
72 आवर्स सबको याद रहता है, आगे का आप भूल जाते हो तो वो आपको गांठ बांध लेनी है चीज। क्वाइटस मतलब जब सेक्सुअल इंटरकॉर्स हो रहा है, ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। तो जो क्वाइटस है उसका मतलब है सेक्सुअल इंटरकॉर्स। सेक्सुअल इंटरकॉर्स की 72 आवर्स बाद ही आपको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस लेने हैं, तभी वो उसके 72 आवर्स की लिमिट में लेना है, उसके बाद नहीं। मेरा मतलब है कि क्वाइटस हुआ उसके बाद 72 आवर्स के बाद अगर आप ले रहे हो तो उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, आपको विद इन 72 आवर्स लेने होंगे, ठीक है। 72 आवर्स से पहले लेने होंगे। 72 आवर्स कितने होते हैं बेटा? 12 सिक्स 72 मतलब 6 डेज। 6 डेज विद इन द सेक्सुअल इंटरकोर्स आपको ले लेना है, एडमिनिस्टर कर लेना है, अदरवाइज उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में क्या होता है बेसिकली? इट इज प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आयोडीज, ये सब होता है, ठीक है। मेनली पिल्स आती हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं जो प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनती है। ये आपको विद इन 72 आवर्स लेनी होती है। यू हैव टू लर्न दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th इज सेइंग चूज द राइट वन अमॉन्ग द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। जो भी स्टेटमेंट्स आपको नीचे दी गई है उनमें से आपको राइट स्टेटमेंट चुननी है। तो स्टेटमेंट्स क्या क्या है, लेट्स सी। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि आईयूडीज मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। आईयूडी का मतलब क्या है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, जो मैंने अंडरलाइन किया है अभी आपके स्क्रीन पे, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज सेइंग कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइस आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर इन सेल्फ। मतलब कि जो फीमेल है वही खुद से, हर सेल्फ खुद से आईयूडी को अपने यूट्रस में इंसर्ट करेगी। क्या ये सही है? नो, डॉक्टर इंसर्ट करके देता है, ठीक है, खुद पेशेंट इंसर्ट नहीं करता है। फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। हमें बताना है राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन बताना है, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। सेकेंड इज आईयूडी इंक्रीज फैगोसाइटोसिस रिएक्शन इन द यूट्रस। आईयूडी का काम क्या है? आईयूडी का काम है कि वो प्रेगनेंसी ना होने दे। और प्रेगनेंसी कब नहीं होगी? जब फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो है वो रुक पाएगा। फर्टिलाइजेशन जो है जब उसको वो रोक पाएगा, तब फर्टिलाइजेशन जब रुकेगा तब हमारा आईयूडी का काम होगा और प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। फर्टिलाइजेशन रोकने का एक तरीका है कि जो स्पर्म है, स्पर्म को मार दो। स्पर्म को अगर मार दिया तो वो ओवम से नहीं कर पाएगा फर्टिलाइज। तो वही काम होता है आईयूडी का कि वो फैगोसाइटोसिस कर देती हैं रिएक्शंस यूट्रस के अंदर। और वो स्पर्म, फैगोसाइटोसिस का मतलब है खत्म करना, मारना। फैगोसाइटोसिस मतलब साइटोसिस है ना, जो सेल है उनको खा जाना और मार देना। फैगो मतलब खाना। तो फैगोसाइटोसिस रिएक्शंस यूट्रस के अंदर होती हैं जिससे स्पर्म मर जाते हैं। तो यही आईयूडी का फंक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो सेकंड शुड बी द राइट आंसर। फिर भी हम थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। आईयूडी सप्रेस गैमेटोजेनेसिस, रॉन्ग। गैमेटोजेनेसिस से आईयूडी का कोई लेना देना नहीं है। आईयूडी वंस इंसर्टेड नीड नॉट टू बी रिप्लेस्ड। एक बार इंसर्ट कर दिया तो रिप्लेस नहीं करना, ये दोबारा गलत है। मोस्टली आईयूडी का जो लाइफ स्पैन होता है वो 10 ईयर्स होता है। 10 ईयर्स के बाद वो काम करना बंद हो जाती है, तो दोबारा रिप्लेस करके नया डालना पड़ता है। इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो सेकंड ऑप्शन शुड बी द राइट ऑप्शन, और क्वेश्चन में हमें राइट ही पूछा है, तो सेकंड शुड बी द राइट ऑप्शन। नीचे अगर आप देखोगे तो वही मैंने एक्सप्लेन किया कि ये डॉक्टर्स इंसर्ट करते हैं या फिर एक्सपर्ट नर्स इंसर्ट करती है यूट्रस के अंदर। ये फैगोसाइटोसिस बढ़ाती है स्पर्म का यूट्रस के अंदर, ठीक है। So that is the answer number second in 7th question. Now 8th question. Following statements are given regarding MTP. MTP का क्या मतलब है? Medical termination of pregnancy.
ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अच्छा बेटा, आईयूडी का एक बार डायग्राम भी देख लीजिए। आईयूडी जैसे कॉपर टी वगैरह ना, ये सब आईयूडी के एग्जाम्पल होता है। ये जो यहाँ पे मैंने दिखाया है डायग्राम में, ये कॉपर टी है जो टी शेप का है। इसको ना यूट्रस के अंदर डाला जाता है, तो वो एक बार डायग्राम में देख लो जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए। ये आपका यूट्रस है बेटा, फीमेल के अंदर, दिस इज योर यूट्रस। ठीक है, और ये यूट्रस की वॉल्स है, मायोमेट्रियम है बाहर की तरफ, अंदर की तरफ एंडोमेट्रियम है, और ये यूट्रस का केविटी है जहाँ पे बच्चा कंसीव करता है। ठीक है, इम्प्लांट होता है और बच्चा वूम में रहता है, तो इधर यूट्रस के अंदर रहता है। ओवरी से यहाँ से ओव्यूल आता है, यहाँ से स्पर्म, नीचे वेजाइना है, ये सर्विक्स है, यहाँ से स्पर्म जाएगा। तो जब स्पर्म जाएगा तो ये जो आयोडी है, जो हमने यहाँ पे कॉपर टी लगाया है, इरेज करके दिखाती हूँ, आपको समझ आएगा अच्छे से। हाँ, तो देखिए ये जो आयोडी है, ये जो कॉपर टी है, ये ऐसे हमने यहाँ पे लगाया, इफ यू कैन सी। ठीक है, आई कैन जूम इन, या नाउ यू कैन सी। ये यहाँ पे कॉपर टी लगाया है। कॉपर टी कॉपर आयंस को रिलीज करेगा यूट्रस के अंदर, और लगातार जो है कॉपर टी जब रिलीज करेगा यूट्रस के अंदर, तो यहाँ से आपके जितने भी स्पर्म रहेंगे जो आपके वजाइना से एंट्री लेंगे, यहाँ से स्पर्म जो एंट्री लेंगे, इसमें कॉपर टी रिलीज होगा, कॉपर प्लस आयंस रिलीज होंगे, कॉपर प्लस 2। तो ये जो है, ये स्पर्म को फैगोसाइटोसिस कर देंगे, इनको स्पर्म को मार देंगे, जो भी स्पर्म होंगे इन सबको खत्म कर देंगे। तो ऐसे कॉपर टी लगाया जाता है, यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू दिस डायग्राम। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7, नहीं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन रिगार्डिंग एमटीपी। एमटीपी क्या होता है? एमटीपी होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी। ओके, मतलब प्रेग्नेंट हो गई है मदर, उसके बाद उसको प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी है, खत्म करनी है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है। तो कुछ स्टेटमेंट्स दी है। ओके, तो उन स्टेटमेंट में से करेक्ट ऑप्शन हमें चुनना है जो एमटीपी के लिए सही है। तो लेट्स सी कि क्या स्टेटमेंट्स है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या करेक्ट ऑप्शन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया है कि एमटीपीज आर जनरली एडवाइज ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। देखिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी तब करते हैं जब मदर प्रेग्नेंट हो गई है, लेकिन उसमें भी एक एज लिमिट होती है कि कितना प्रेगनेंसी को टाइम हो गया है, वो एज लिमिट होती है, मतलब प्रेगनेंसी की एज कितनी हो गई है। प्रेगनेंसी हमारी 9 मंथ्स की होती है बेटा, 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है, जो 3 ट्राइमेस्टर से बनती है, 3 ट्राइमेस्टर से बनती है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 3 महीना, तो 3 महीने के सेट होते हैं, जिनको हम फर्स्ट 3 महीने के सेट को बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, देन सेकेंड ट्राइमेस्टर, देन थर्ड ट्राइमेस्टर। अगर हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करें तो कब करें? ठीक है, तो देखो, मदर की हेल्थ और फीटल की हेल्थ दोनों को खतरा होगा। दोनों को छोड़ो, अगर हम टर्मिनेट कर ही रहे हैं तो मदर, मेनली मैटरनल मोर्टेलिटी रेट वाली बात है, मदर की हेल्थ को खतरा होगा अगर हम उसको लेट करें। मतलब अब बच्चा अबाउट पैदा होने को ही है, थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है या फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, तब अगर हम मदर का प्रेगनेंसी टर्मिनेट करते हैं, मतलब अबॉर्शन वगैरह अगर हम कराते हैं ना, तो मदर की हेल्थ जो है वो अफेक्ट होती है। इसलिए यूजुअली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही एडवाइस किया जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। फर्स्ट स्टेटमेंट इज सही। देन एमटीपीज आर यूज्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। एमटीपी को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह यूज किया जाता है, दैट इज रॉन्ग। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी हो ही ना, प्रेगनेंसी हो ही ना, पर यहाँ पे तो प्रेगनेंसी होने के बाद हम अबॉर्शन करा रहे हैं ना, तो उसको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में तो नहीं गिनेंगे, तो दैट इज रॉन्ग। देन एमटीपीज आर ऑलवेज सर्जिकल, ये भी रॉन्ग है। कई बार दवाइयों से, अगर ज्यादा एज नहीं हुआ है प्रेगनेंसी को, 1 महीना 2 महीना 3 महीना ही है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर बेसिकली, तो सर्जिकली नीडेड नहीं होता है, मेडिसिन से हो जाती है। ठीक है, मेडिसिन से भी हो जाती है, तो हमेशा सर्जिकल नहीं है, ऑलवेज इज रॉन्ग। एमटीपी रिक्वायर द असिस्टेंस ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल पर्सोनल, इट्स राइट, कोई भी ऐसे ही नहीं कर सकता है इसको, एक डॉक्टर, क्वालिफाइड मेडिकल पर्सोनल ही कर सकता है, उसी का असिस्टेंस लगेगा, तो दैट इज राइट। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है,
थर्ड ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ शुड बी द राइट आंसर, फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, तो मैं अगर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पे आपका शॉर्ट नोट आ गया तो आपको ये सब लिख के आना है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया आपके लिए। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी फुल फॉर्म है, ये रिकमेंड किया जाता है अगर वुमेन प्रेग्नेंट हो गई है एंड उनको बच्चा नहीं चाहिए और डेफिनेट एविडेंस है या फिर कि कोई जेनेटिक डिजीज है बच्चे को, तो तब ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जाता है। अब प्रेगनेंसी मे बी टर्मिनेटेड ऑन सर्टेनली कंसिडर्ड ग्राउंड्स विद इन द फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, फर्स्ट 12 वीक्स, एक महीने में 4 वीक होते हैं, तो फर्स्ट 3 मंथ्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर आपका नाइन्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो देखिए नाइन्थ क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस मेंशन्ड बिलो आइडेंटिफाई द वन विच डज नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट सेक्स ऑर्गन्स। यहाँ पे कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का नाम दिया है इस वाले चैप्टर में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एसटीडी वाला टॉपिक, ये आपको अच्छे से करके जाना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर नीट एग्जाम एंड ऑल्सो योर बोर्ड्स, क्योंकि ये ना हमेशा आता ही है। ठीक है, नीट एंड बोर्ड दोनों में ही आने ही वाला है, तो ये तो नंबर पक्के हैं आपके, तो ये आपको अच्छे से करके जाना है। ओके, तो एसटीडीज कुछ तो एक्सप्लेन किए हमारे एनसीईआरटी में, एक अलग से टॉपिक दिया है जिसमें सिफिलिस की बात की गई है, गोनोरिया की बात की गई है, एड्स की बात की गई है, जेनेटल वॉर्ड्स की बात की गई है। तो सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया एंड जेनेटल वॉर्ड्स, ठीक है, चारों के चारों ही एसटीडी है। क्वेश्चन में पूछा कि कौन सेक्स ऑर्गन को स्पेसिफिकली अफेक्ट नहीं करता है, तो जो सिफिलिस है वो सेक्स ऑर्गन को अफेक्ट करता है, गोनोरिया भी करता है, जेनाइटल वॉर्ड्स भी करते हैं। जेनाइटल वॉर्ड्स के तो नाम में ही है कि जो जेनाइटल एरिया है वहां पे वॉर्ड्स हो जाते हैं, रैशेस जैसा कुछ हो जाता है। गोनोरिया में भी रैशेस होते हैं, सिफिलिस में भी अफेक्ट होता है। पर जो एड्स डिजीज है ना, ये बहुत ही खतरनाक और बड़ी डिजीज है। ये जेनाइटल वॉर्ड्स को ही नहीं करती है, ये पूरे बॉडी को अफेक्ट करती है, ये पूरे इम्यून सिस्टम को हिला के रख देती है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज एड्स। ठीक है, ये सेक्स ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करती है स्पेसिफिकली, पूरी बॉडी को अफेक्ट करेगी। तो नीचे मैंने एक पैराग्राफ आपको एसटीडी अगर क्वेश्चन आता है तो उसके लिए बना के दिया है कि सिफिलिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलता है। ये पेनलेस सोर मतलब पेनलेस रैशेस जैसे कुछ होता है, वो आपके जेनाइटल एरिया, माउथ वगैरह में कर देता है। गोनोरिया भी इन्फेक्शन है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियम से फैलता है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है ये। दोनों मेल और फीमेल दोनों को अफेक्ट करता है ये, और ये आपका मोस्ट कॉमनली यूरेथ्रा, रेक्टम और थ्रोट को अफेक्ट करता है। जेनाइटल वॉर्ड्स भी सॉफ्ट ग्रोथ्स होती हैं जो आपके जेनाइटल में अपीयर होती हैं। ये पेन, डिस्कम्फर्ट और इचिंग करती हैं, पेन करेगी, खुजली करेगी और डिस्कम्फर्ट करेगी। तो मेनली ये सारी की तीनों बीमारियां आपकी जेनाइटल एरियाज में ही अफेक्ट कर रही हैं। और जेनाइटल वॉर्ड्स जो होते हैं वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से फैलते हैं। एड्स अफेक्ट नहीं करता है जेनाइटल पार्ट्स को डायरेक्टली, ये इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है एड्स, लेकिन ये फैलता है आपके एसटीडी से, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी फैलता है। और ये वायरस जो है इसका वो है HIV वायरस जो एड्स करता है। कौन सा वायरस है? HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, HIV वायरस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कॉन्ट्रासेप्शन बेस्ड क्वेश्चन है ये। इसमें बोला है कि कॉन्डम्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। जो कॉन्डम्स हैं वो पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड है। ये तो आप अग्री करोगे कि हाँ कॉन्डम्स है, बिकॉज सारी जगह कॉन्डम्स ही मोस्टली यूज करा जाता है। तो क्या रीजन है कि कॉन्डम सबसे ज्यादा पॉपुलर है और मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है? तो उसका आपको आंसर पूछा है कि क्या रीजन है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में दिया है कि दीज आर इफेक्टिव बैरियर्स फॉर इंसेमिनेशन। ठीक है, सबसे पहले कॉन्डम जो होते हैं वो कौन से टाइप का कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है? दैट इज बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। बैरियर का मतलब है कि ये पाथवे में, जो पाथ है जिसके थ्रू स्पर्म को पहुंचना है फीमेल बॉडी के अंदर, उस पाथ में एक बैरियर लगा दिया कि वो जा ही नहीं सकता।
तो दैट इज बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। फर्स्ट ऑप्शन है कि ये इफेक्टिव बैरियर है इंसेमिनेशन के लिए। इंसेमिनेशन का मतलब है स्पर्म का फीमेल बॉडी में इंजेक्ट होना। तो स्पर्म इंजेक्ट हो ही नहीं पाता है क्योंकि बैरियर आ जाता है आपका कॉन्डम। दैट इज राइट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। दे डू नॉट इंटरफेयर विद कॉइटल एक्ट। दैट इज ऑल्सो ट्रू कि इंटरकॉर्स में ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं खड़ी करते हैं। जो कॉन्डम्स होते हैं, दे डू नॉट इंटरफेयर विद कॉइटल एक्ट। थर्ड इज दीज हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एसटीडी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो कॉन्डम्स होते हैं दैट ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ एसटीडी। क्यों? क्योंकि जो वायरस का ट्रांसफर है थ्रू योर वेजाइना इनटू योर बॉडी, वो भी कॉन्डम बैरियर मेथड है, वो रोक लेता है। तो थर्ड ऑप्शन भी आपका सही है। तो फर्स्ट है ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज ही राइट आंसर होगा क्योंकि तीनों ऑप्शन ही सही हैं आपके, जिस वजह से ये मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर। सो क्वेश्चन नंबर 10th इज सेइंग condoms are one of the most popular contraceptive because of the following reasons। तो इस क्वेश्चन में हमें बताया है ऑलरेडी कि कॉन्डम्स मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट कॉमनली यूज कॉन्ट्रासेप्टिव ऑलरेडी है, और पूछा है कि इसका रीजन क्या है। ओके, द रीजन दे आर आस्किंग टू अस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव गिवन इट कि दे आर इफेक्टिव बैरियर फॉर इंसेमिनेशन। तो सबसे पहले तो यू शुड नो कि आपने जब एनसीईआरटी पढ़ा था तो बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव का एक टॉपिक था, बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ओके, बैरियर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। तो दैट इज द बैरियर मेथड कॉन्डम। बैरियर का मतलब है कि जो स्पर्म का ट्रांसपोर्ट है इनटू द फीमेल बॉडी, जो पाथवे है, जिस पाथवे से स्पर्म जा रहा है, दिस पाथवे जिससे स्पर्म जा रहा है, ये पाथवे, इसके बीच में एक बैरियर खड़ा कर देना, तो वो कॉन्डम का काम होता है। ठीक है, तो दैट इज द बैरियर मेथड। सो फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग इट इज इफेक्टिव बैरियर। बैरियर तो है। इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन का मतलब है द इंजेक्शन ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल वेजाइना, ओके, फीमेल बॉडी, तो दैट इज द इंसेमिनेशन। तो जो कॉन्डम्स है दे आर इफेक्टिव बैरियर्स ऑफ इंसेमिनेशन, दैट इज ट्रू। इनका सक्सेस रेट काफी अच्छा होता है। ठीक है, इनका फेलियर रेट इज अराउंड 2 to 3%, विच इज वेरी लेस। दे डू नॉट इंटरफेयर विद कॉइटल एक्ट। ओके, तो इट्स अगेन ट्रू, दे डू नॉट इंटरफेयर विद कॉइटल एक्ट। कॉइटल एक्ट का मतलब है कि सेक्सुअल इंटरकॉर्स का जो एक्ट है उसमें ये कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, तो दैट इज अगेन ट्रू। थर्ड इज दीज हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एसटीडी। एसटीडी हमने जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़े, सिफिलिस, गोनोरिया, जेनिटल वॉर्ट्स, ये सब एसटीडी आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो जब ये बैरियर खड़ा होगा तो स्पर्म के साथ साथ जो भी वायरसेस एंड बैक्टीरिया होंगे वो भी फीमेल बॉडी में एक से दूसरी बॉडी में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए डिजीज का जो रिस्क है वो भी कॉन्डम की वजह से कम हो जाएगा। तो दीज हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एसटीडी। तो द राइट ऑप्शन वुड बी फोर्थ, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ये सारे के सारे जो ऑप्शंस आपको ऊपर दिए हैं वो कॉन्डम के लिए ठीक है। तो आंसर वुड बी क्वेश्चन नंबर फोर्थ। एंड for instance, you can see the diagram. Condoms look like this. Okay, if in the practical someone asks you, then you are able to tell that how it looks like. The condom looks like this. And then if condom पे अगर आपका पूरा आता है पैराग्राफ, तो you can write this कि condom जो है वो किससे बनते हैं, ये रबर और लेटेक्स शीट से बनते हैं। ठीक है, द हाईलाइट पार्ट यू शुड ऑल्सो नोट डाउन अलोंग विद मी। थिन रबर और लेटेक्स शीट से कॉन्डम का फॉर्मेशन होता है। ये कवर करता है मेल पीनस को मेल के अंदर और वेजाइना एंड सर्विक्स को फीमेल। कॉन्डम्स आर ऑफ फॉर बोथ जेंडर, फीमेल कॉन्डम्स भी आते हैं, मेल कॉन्डम्स भी आते हैं। जस्ट बिफोर द क्वाइटस दे हैव टू कवर so that the ejaculated semen would not enter into the female reproductive tract. This can prevent conception. Conception मतलब pregnancy को ये रोकता है। The use of condom has increased in recent years due to its additional benefit of protecting the user. ये जो इसका use है, जो एक commonly use हो रहा है, ये recent years में ही बढ़ा है due to its additional benefit. क्या additional benefit? Protecting the user फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीडी एंड एड्स। एसटीडी एंड एड्स ना हो जाए तो ये भी इसका वन ऑफ द बेनिफिट है, जिस वजह से ये हाई डिमांड पे है और मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। तो दैट इज ऑल अबाउट कॉन्डम एज एन बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ज़िफ्ट प्रोसीजर। ज़िफ्ट प्रोसीजर इज व्हाट? ZIFT, ज़ायगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। ठीक है, ज़ायगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर।
डायग्राम में यू कैन सी हाउ इट हैज बीन डन। आई विल टेल यू बाद में। सबसे पहले ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या दे रखे हैं। आपको करेक्ट स्टेटमेंट पता लगाना है जिफ्ट प्रोसीजर के रिगार्डिंग। फर्स्ट ऑप्शन है ओवा कलेक्टेड फ्रॉम द फीमेल डोनर आर ट्रांसफर टू द फेलोपियन ट्यूब टू फैसिलिटेट जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, तो दैट इज रॉन्ग। जिफ्ट का मतलब ही क्या है? जिफ्ट का मतलब है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। मतलब जाइगोट बना लिया है इन विट्रो, अब उसको फेलोपियन ट्यूब में बस ट्रांसफर करना है। ठीक है, जाइगोट इन विट्रो बना दिया गया है, उसको ट्रांसफर करना है इन फेलोपियन ट्यूब। फर्स्ट ऑप्शन में तो दिया कि ओवा को ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। ओवा को ट्रांसफर नहीं करते हैं। सेकेंड इज जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द फेलोपियन ट्यूब, दैट इज करेक्ट कि जाइगोट को ही ट्रांसफर किया जाता है फेलोपियन ट्यूब में, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड इज जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द यूट्रस, दैट इज अगेन रॉन्ग। इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर है वो, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर नहीं है, आईयूटी नहीं है वो, इसलिए दैट इज अगेन रॉन्ग। ओवा कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द यूट्रस इज अगेन रॉन्ग। यूट्रस में तो ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है, तो लास्ट दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत है। राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सेकेंड। कैसे करते हैं दैट यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू दिस डायग्राम। फर्स्ट स्टेप होता है कि ओवरी से एग लिए जाते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद जब ओवरी से फर्स्ट स्टेप ये होता है, ओवरी से एग निकाले जाते हैं और इन विट्रो मतलब लेबोरेटरी के अंदर ही सीमेन होता है, सीमेन में उसका फर्टिलाइजेशन किया जाता है, फिर जो जाइगोट बनता है उसको फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड जिफ्ट प्रोसीजर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर आपका 12th, द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को चल के कौन सा करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर है? तो हमने स्टेरिलाइजेशन टेक्निक वाला क्वेश्चन किया था, जो आपका शायद क्वेश्चन नंबर सेकेंड ही था अभी। तो स्टेरिलाइजेशन मैंने आपको समझाया था कि स्टेरिलाइजेशन क्या होता है। स्टेरिलाइजेशन के अंदर परमानेंट हो जाता है कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, परमानेंट ही इलाज है ये कॉन्ट्रासेप्शन का। इसमें स्टेरिलाइजेशन इसलिए बोला है क्योंकि फिर वो जो कपल होता है या फिर जो भी पर्सन होता है वो स्टेराइल हो जाता है, वो दोबारे मतलब दोबारे वो कंसीव नहीं कर सकता है, प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है, ठीक है, गैमीट जो है उनका ट्रांसफर होना बंद हो जाता है। तो कौन कौन सी प्रोसीजर हमने देखी थी? फीमेल के अंदर जो प्रोसीजर होती है उसका नाम होता है ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। एंड मेल के अंदर जो प्रोसीजर होती है, मेल के अंदर वो होती है वैसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी के अंदर फैलोपियन ट्यूब को कट करके जोड़ दिया जाता है, वैसेक्टोमी के अंदर वासा डिफरेंस को किया जाता है। तो ऑप्शंस में देख लीजिए कहाँ पे ये दो चीज दी है, जहां पे भी ये दो चीज दी है वही आपकी सर्जिकल प्रोसीजर है कॉन्ट्रासेप्टिव की। फर्स्ट ऑप्शन इज ओवेरेक्टोमी रॉन्ग, हिस्टेरेक्टोमी रॉन्ग, वैसेक्टोमी इज करेक्ट, मेल के अंदर की जाती है। कैस्ट्रैक्शन भी रॉन्ग है, तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर थर्ड। वैसेक्टोमी को अगर आपको समझना है तो लेट्स सी वैसेक्टोमी क्या होता है, कैसे किया जाता है। तो देखिए ये आपका स्क्रोटम है और स्क्रोटम के अंदर ये आपकी टेस्टिकल्स है, एंड टेस्टिकल से वासा डिफरेंस निकलता है जो स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करता है, यहाँ से स्पर्म ट्रांसपोर्ट होता है। तो इस वासा डिफरेंस में कट लगाए जाते हैं, यहाँ पे कट लगाया गया है, यहाँ पे कट लगाया गया है, दो वासा डिफरेंस होती है पेयर में, दोनों पे कट लगाया गया है, ठीक है, एंड फिर उनको बांध दिया जाता है, तो दैट इज ओनली कॉल्ड वैसेक्टोमी। ओके, तो ये है परमानेंट इलाज कॉन्ट्रासेप्शन का, एंड इट इज द सर्जिकल प्रोसीजर। Definition, if someone asks you, then you can write that surgical intervention blocks gamete transport, मतलब sperm का transport, and conception उससे prevent होता है। ये sterilization procedure है, मेल के अंदर इसको वेसेक्टोमी बोलते हैं, फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टोमी होता है। Then question number 13, which is the last question of MCQs. It is asking diaphragms are contraceptive devices used by the females. डायफ्राम्स कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं जो फीमेल यूज करती हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें दोबारा करेक्ट ऑप्शन ही पूछा है, तो पहले तो डायफ्राम ऐसा दिखता है, सी दिस इज द डायफ्राम। ये जो डायफ्राम है ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जो फीमेल में यूज किया जाता है। तो इसको फीमेल बॉडी के अंदर वजाइना के थ्रू इंसर्ट किया जाता है जिससे कंसेप्शन रुक जाए। दिस इज वर्क एज एन बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन ओनली, ठीक है, बैरियर मेथड ही है ये।
तो इसका राइट ऑप्शन हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपको इसका दिया है, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है कि दे आर इंट्रोड्यूस इनटू द यूट्रस। यूट्रस में नहीं होता है, ये वेजाइनल ट्रैक्ट में होता है। दे आर प्लेस टू कवर द सर्वाइकल रीजन, करेक्ट, सर्वाइकल रीजन को कवर करता है, ये यूट्रस के अंदर नहीं होता है। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड, दे एक्ट एज फिजिकल बैरियर फॉर स्पर्म एंट्री, दैट इज अगेन करेक्ट, ये बैरियर मेथड ही है। थर्ड, दे एक्ट एज स्पर्मिसाइडल एजेंट, रॉन्ग, ये स्पर्म को मारता नहीं है जैसे आईओडीज मारते हैं, ये बस बैरियर की तरह काम करता है। तो सेकंड एंड थर्ड इज राइट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डायफ्राम। तो your answer would be second and third. तो diaphragms are barriers made of rubber से बनते हैं। ये डायग्राम में ये जो दिखा रखा है रबर से बनता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट किया जाता है टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइटस, एंड ये कॉन्सेप्शन को रोकते हैं, ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द सर्विक्स। ठीक है, स्पर्म की एंट्री को रोकते हैं। नाउ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर्स ओनली टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। ठीक है, तो उस पे हमें कमेंट करना है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो स्टेटमेंट दिया है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर करता है एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव फंक्शन, इस पे कमेंट करना है। तो पहले तो समझिए व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो रेफर करता है हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ विद हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग एंड इंश्योरिंग इमोशनल, सोशल एंड फिजिकल वेलबींग। जब भी हमने हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ी है हमेशा, तो हेल्थ की डेफिनेशन में 3 कंपोनेंट्स आपके आते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं? आपका इमोशनल हेल्थ, आपका फिजिकल हेल्थ और आपका सोशल हेल्थ। तो देखो, जब भी आपको हेल्थ, किसी भी तरह की हेल्थ, चाहे रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो चाहे आपकी नॉर्मल हेल्थ हो, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको इन 3 चीजों का जिक्र करना ही है। ठीक है, क्या क्या है वो? ये आपकी है इमोशनल, सोशल एंड फिजिकल वेलबींग। एंड ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात की गई है, तो रिप्रोडक्टिव लाइफ हेल्दी हो विद हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये होता है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो क्वेश्चन में बोला है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर्स ओनली टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव फंक्शंस, तो ये गलत है। ओनली हेल्दी रिप्रोडक्टिव फंक्शंस नहीं है, उसके अलावा भी आपकी इमोशनल, सोशल, फिजिकल वेलबींग भी है। ठीक है, तो ये आपको कमेंट करना है। ओनली हेल्थी रिप्रोडक्टिव फंक्शन, द स्टेटमेंट गिवन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर्स टू ओनली दिस इज इनकरेक्ट। इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आपको लिख के आना है, क्योंकि इसमें मैंने अभी बताया इमोशनल, सोशल, फिजिकल, ये 3 फैक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं। दिस इज बिकॉज रिप्रोडक्टिव हेल्थ डज नॉट मीन ओनली healthy reproductive function, it includes reproductive health in all aspects, जैसे फिजिकल, सोशल, इमोशनल। तो समझ आया ना? जो बोला वो लैंग्वेज में लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कमेंट ऑन द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ पीपल। इसमें बोला है कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के जो भी गवर्नमेंट ने प्रोग्राम निकाले हैं, वो थोड़ा हमें बताइए। जो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स बनाए हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सुधारने के लिए, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, लेकिन हम वही मेंशन करेंगे जो एनसीईआरटी में दिए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड ही हम बात करेंगे। तो आपने एनसीईआरटी के चैप्टर में पढ़े होंगे प्रोग्राम्स। आरसीएच इज बहुत ही कॉमन और फेमस प्रोग्राम है, दैट इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, इसमें चाइल्ड का भी हेल्थ देखा जाता है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ फीमेल मोस्टली एंड देखा जाता है। तो ये जो है ये कम्बैट एंड रिड्यूस करता है मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, दोनों रेट्स को ये कम करता है। तो मदर, इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, दैट इज आरसीएच प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम है ये? आरसीएच प्रोग्राम है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस प्रोग्राम के ये हैं कि ये प्रोग्राम चालू हुआ था अक्टूबर 1997 में। इसने पब्लिक अवेयरनेस की थी अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड इट्स इंपॉर्टेंस रूरल इंडिया, मतलब गांव गांव में जाके, रूरल इंडिया में जाके अवेयरनेस कैंप्स लगाए गए थे, अवेयरनेस के कैंप्स, लोगों को जागरूक किया गया था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड कितना फैमिली साइज होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, कैसे डिलीवरी होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स में जाके ही डिलीवरी करनी चाहिए। तो ये सब आरसीएच प्रोग्राम के अंडर किया गया था। हेल्थ ऑफ द मदर एंड अ चाइल्ड इसका मेन मोटो था।
बिल्ड करता है फैसिलिटी फॉर अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। आरसीएच का जिक्र आपकी एनसीईआरटी में किया है, तो आपको आरसीएच प्रोग्राम के बारे में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख के आना है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया इज अलार्मिंग, सजेस्ट वेज टू चेक इट। मतलब इसमें बोला है कि जो ग्रोथ रेट फिलहाल इंडिया का चल रहा है वो बहुत ही अलार्मिंग है। अलार्मिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि जो ग्रोथ रेट है इंडिया का वो बहुत तेजी से, ठीक है, बढ़ रहा है। हमारी पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और डेंसिटी तो हमारी हाईएस्ट है पूरे वर्ल्ड में, पॉपुलेशन डेंसिटी। इसका मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो हमारी हर साल बहुत तेजी से बढ़ रही है। एंड ये देश के लिए अच्छा भी है, पर ज्यादा अच्छे से ज्यादा ये बुरा है, क्योंकि देश में इतने रिसोर्सेज नहीं है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। दैट्स वाई यहाँ पे अलार्मिंग टर्म का यूज किया गया है। तो हमें सजेस्ट करने हैं कुछ वेज टू चेक इट, मतलब कि इस ग्रोथ रेट को कम करने के लिए कुछ वेज, कुछ रास्ते हमें बताने हैं। तो पहला तो हम सॉल्यूशन यही देंगे कि हमें जागरूक करना पड़ेगा लोगों को कि स्मॉल फैमिलीज रखें, फैमिली प्लानिंग करें, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और बर्थ कंट्रोल मेथड को यूज करें, जिससे एक तो बीमारियां ना हो, एसटीडी ना फैले, दूसरा ग्रोथ रेट भी कंट्रोल में आ जाए। तो फर्स्ट सॉल्यूशन वही है। तो यू विल राइट बाय मोटिवेटिंग स्मॉलर फैमिलीज to use contraceptive methods or birth control methods. Second, by providing incentives to couples with small families, मतलब अब उनको जागरूक तो कर दिया, लेकिन वो लोग, उनको कुछ फायदा होगा जब फैमिलीज को, तभी वो सब फॉलो करेगा ना जो गवर्नमेंट बोल रही है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम निकाला है कि जो फैमिली इन सब चीजों को फॉलो करेगी उनको हम इंसेंटिव्स देंगे। इंसेंटिव्स मतलब उनको थोड़ा सा मनी वगैरह हम देंगे, जिससे कि वो इन सब चीजों को फॉलो भी करें। तो इंसेंटिव्स दिए टू कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, जिससे फैमिली मोटिवेट हो टू हैव स्मॉलर फैमिलीज। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा है। ओके, एंड लास्ट ऑप्शन है कि एडुकेट करना, उनको अवेयर करना कि अगर तुम्हारा अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया तो उससे कितने सारे नुकसान होंगे। ऑलरेडी देश में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि फैमिली में मेंबर्स इतने सारे हैं और कमाने वाला एक ही है। ठीक है, तो अगर हम स्मॉल फैमिली वाला प्लान देखें, स्मॉल फैमिली में कमाने वाला एक ही है और मेंबर भी कम है, तो सबको एक हेल्दी लाइफस्टाइल हम दे पाएंगे, राइट? तो ये सब चीजें हमें जागरूक करना पड़ेगा। ये सब आप बना के लिख के आ सकते हो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट जो क्वेश्चंस हैं, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।